Hi everyone, welcome back to my channel Smart Learning. This is Vishakha Soni here. Our today's topic is controlling center of eukaryotic cell, that is nucleus. हमारा आज का हीरो है nucleus. Okay, so nucleus is basically the brain of the cell. It is known as the brain of the cell. कंट्रोलिंग कर रहा है तो इसलिए इसे कहा जाता है ब्रेन। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, हर मूवमेंट को कंट्रोल करना। अगर मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ तो इट इज कंट्रोल बाय ब्रेन। अभी मैं बोल रही हूँ तो दैट सिग्नल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ब्रेन, राइट। सो हर कंट्रोल हमारी बॉडी का जैसे ब्रेन करता है वैसे ही सेल में हर कंट्रोल, हर उसकी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. On the basis of nucleus, there are three types of cells mainly. First is uninucleated cell. Uninucleated, uni means one. तो ऐसे सेल जिसमें only one nucleus present है, those are known as uninucleated cell. Like the normal animal cell, plant cell जैसा कि आपने देखा होगा, वो उसे कहते हैं uninucleated cell. Okay. Second is multinucleated. Multi means many. मीन्स ऐसे सेल जिसमें एक से ज्यादा मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, लाइक पैरामीशियम. अगर आप पैरामीशियम में देखेंगे तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस एंड एक माइक्रोन्यूक्लियस. सो इस सेल का कंट्रोल जो है वो ये दोनों न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेशन से होता है, तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. Third category is enucleated. Enucleated means the cells which lack nucleus, which are devoid of nucleus, या जिनमें nucleus present नहीं है. Yes, ऐसे cells भी होते हैं जिनमें nucleus present नहीं होते हैं. These are known as mature human RBCs. अब आप पूछेंगे कि अभी तो बताया कि सारा कंट्रोलिंग न्यूक्लियस करता है, तो अगर ये enucleated cells है तो इनका कंट्रोलिंग कैसे होगा. तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक वर्ड मेंशन किया, मेच्योर ह्यूमन आरबीसीज, यानी जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. ओके, यानी जब वो डेवलपिंग फेज में जो होते हैं, इमेच्योर या अंडर डेवलप्ड आरबीसीज जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट बाद में क्यों न्यूक्लियस चला जाता है, तो उसका रीजन ये है कि इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स, उनका फंक्शन क्या है, टू कैरी हीमोग्लोबिन. जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन वो कैरी करेगा उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, राइट. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट यू ऑल नो, या राइट. सो बेसिकली इसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन का पैकेज हो सके, इसलिए इन सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है. इफ यू डोंट नो, न्यूक्लियस टेक्स अबाउट द मैक्सिमम रीजन ऑफ द सेल. एक न्यूक्लियस ही अकेला है जो सेल का बहुत सारा रीजन ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए अगर न्यूक्लियस हट जाए तो सेल में बहुत सारी स्पेस आ जाती है. सेकेंड चीज, आप अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे और आपने सुना भी होगा कि इसका बीच में जो है ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसमें केव लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है. तो ये केव जो है वो क्यों बनती है, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूक्लियस की वजह से ही. न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए इसमें ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर आ जाता है. ओके, सो दैट इज नोन एज द enucleated cell. Let's get along. Now we will discuss about the structure of the nucleus. तो basically nucleus में चार main components होते हैं. First is nuclear envelope, nucleolus, nuclear matrix and chromatin. देखते थोड़ा सा structure को. So this is the structure of nucleus. इसमें सबसे पहले आप ये बाहर की तरफ ये जो membrane देख रहे हैं जिस पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, if you can follow that, that is known as nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर का कवरिंग, मेम्ब्रेन. अगर आपको पता होगा यूकैरियोटिक सेल में जितने भी मेजर ऑर्गेनल्स है, दे आर ऑल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट. दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है. इस एनवेलप में भी दो मेम्ब्रेन है. एक आप ये देखेंगे जो आउटर है, जिसे मैं अभी फॉलो करते जाइए इसे. दिस ब्लू कलर्ड, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये जो इंटरनल पर्पल कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हुई. इसके अलावा इसके बीच, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ओके, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. फर्दर अभी हम अंदर जाते हैं. अंदर की तरफ ये जो पूरा आपको पर्पल कलर का मैट्रिक्स नजर आ रहा है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म.
या इसे ही कहा जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मेन चीजें होती है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक बहुत ही डार्कली स्टेन्ड रीजन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इफ वी स्टेन द सेल, सेल को अगर हमें ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप एंड हम उसे स्टेनिंग करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इसके न्यूक्लियोलस के स्टेनिंग के वजह से ही आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस सबसे ज्यादा स्टेन टेकअप करता है एंड बहुत ही क्लियरली नजर आता है। सो दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ओके, इसके अलावा यू कैन सी द फाइब्रस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। यस, दिस इज द वेरी मेन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले बताइए न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इफ यू नो द आंसर, तुरंत वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो बेसिकली न्यूक्लियस जो है इट इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मींस व्हाट? हेरिडिटरी मतलब क्या? जो कि हमारे पिछले या हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अब ये सेल के पेरेंट मतलब क्या? तो हर एक, आपको पता होगा हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है, राइट? दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी, और अगर आप दोबारा उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सेल नाम से, द सेल नाम से एक वीडियो, उसमें मैंने सेल थ्योरी को काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड for your assistance I'll just mention the link in the description box, you can check the video from there. Okay, so basically uska one of the postulate of cell theory is that all cells arise from pre-existing cells, यानी एक सेल होता है वही डिवाइड होके फर्दर आगे के सेल्स बनाता है, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, राइट? तो जब ये कन्वर्जन होता है तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वही जो है उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वही आगे के सेल्स में पास ऑन होती है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होती है? न्यूक्लियस के थ्रू। यही इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटरी पास ऑन होने वाली इंफॉर्मेशन है वो ये न्यूक्लियस कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? तो द आंसर इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ही है जिसके अंदर ये पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। यही है जिसके थ्रू सारे कंट्रोल, सेल को कंट्रोल करने का जो भी हम अभी तक कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस जो है इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर, तो ये कंट्रोलिंग सेंटर बना ही क्रोमैटिन के प्रेजेंस की वजह से है, क्योंकि इसी में सारी सेल के एक्टिविटी की, सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, राइट? सो दैट इज द क्रोमैटिन। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट कंटिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है। इसमें जो रेड रेड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं दोज आर द राइबोसोम्स। ओके, फाइन, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। मेनली मैं इस वीडियो में फोकस करने वाली हूँ वो है क्रोमैटिन पर, क्योंकि हम कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस को एज अ कंट्रोलिंग सेंटर देख रहे हैं। तो कंट्रोलिंग सेंटर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वो क्रोमैटिन की वजह से, क्योंकि वही है जो सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? इट इज द लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ डीएनए, some basic proteins called histones, some non-histone proteins and RNA। पूरा लूज नेटवर्क है, अभी आपने देखा। एंड वो नेटवर्क किस चीज का बना है? डीएनए का। अब यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अराइज होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है कि न्यूक्लियस में डीएनए है, क्रोमैटिन है, या एक और वर्ड आपने सुना होगा क्रोमोसोम। डीएनए है, क्रोमैटिन है, या क्रोमोसोम है? एंड अगर तीनों है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्योंकि हमें तो एक ही स्ट्रक्चर नजर आता है। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका वो डाउट एब्सोल्युटली आज क्लियर हो जाने वाला है कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो ये जो क्रोमैटिन जो है ये बना ही किस चीज का है? डीएनए का। डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, ठीक है? वही कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए सबके साथ एसोसिएट होता है एंड वही इन सब के एसोसिएशन के बाद क्या बन जाता है? क्रोमैटिन फाइबर। गॉट इट? सो बेसिक जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, सॉरी क्रोमैटिन फाइबर का, वो डीएनए ही है। डीएनए ही उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी को फोल्डिंग करके, पैकेजिंग करके प्रोटीन्स के साथ जुड़ के क्रोमैटिन फाइबर बनता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमैटिन। समझ में आया? ठीक है। क्रोमैटिन कंटेन्स अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है,
राइट। ये जो डबल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, इसी का कॉइलिंग होता है, ठीक है, एंड यही कंडेंस होके बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। ओके फाइन, आगे बढ़ते, क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम। अब डीएनए और क्रोमैटिन तो क्लियर हो गया, अब क्रोमोसोम क्या है। सो बेसिकली क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम आर बेसिकली सेम, सेम ही होते हैं। क्रोमैटिन क्या है, इट इज द लेस कंडेंस्ड एंड एक्सटेंडेड डीएनए, while chromosomes are highly condensed, ठीक है। जब कंडेंसेशन ज्यादा ना, कंडेंसेशन मींस ये जो फोल्डिंग वगैरह दिख रहा है यहाँ पर, जब कम कंडेंसेशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उसे कहा जाता है क्रोमैटिन। लेकिन यही जब क्रोमैटिन इस इमेज में देखिए और ज्यादा कंडेंस्ड होता जाता है, हाई कंडेंसेशन में जाता है, तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। सो बेसिकली क्रोमैटिन से ही क्या बना है, क्रोमोसोम। अभी समझ में आया, डीएनए के कंडेंसेशन से बना क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से बना कंडेंसेशन से क्रोमोसोम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री, ठीक है। एंड एक और चीज आगे लिखिए, दिस कैन बी व्यूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तभी ये क्रोमोसोम हमें अच्छे से विजिबल होते हैं, राइट। अब मुझे आप बताइए, सेल डिवीजन के कौन से स्टेज में आपको क्रोमोसोम अच्छी तरीके से दिख सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोमैटिन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन से स्टेज में एकदम क्लियरली विजिबल होता है। अगर आपको आंसर पता है तो यू आर फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो इसका आंसर है मेटाफेज स्टेज। यस, मेटाफेज स्टेज ऐसा स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम एकदम क्लियरली एंड शार्पली विजिबल होता है। तो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल को स्टेन करके मुझे आज क्रोमोसोम देखना ही है, तो आपको सेल्स को सबसे पहले मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट करना होगा, उसे स्टॉप करना होगा, एंड उस स्टेज में आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके क्योंकि वहीं पर क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली और बहुत ब्यूटीफुली ऑब्जर्व होते हैं। ऑलराइट, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अभी क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम वर्ड जो है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा मीन्स कलर, ओके, एंड सोमा मीन्स ऐसी बॉडीज विच कैन बी स्ट्रांगली स्टेन्ड बाय पर्टिकुलर डाइज, मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर जो स्टेन करने पर स्टेन को बहुत पावरफुली एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उन्हें इजीली स्टेन किया जा सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सोमा। सो इन दोनों वर्ड्स को मिला के बना क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम कंडेंसेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट द सेल डिवीजन, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अलग अलग स्टेज में अलग अलग कंडेंसेशन होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं पर ये डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं पर डार्क है, कहीं लाइट है, अगेन डार्क है, ठीक है। तो ये डार्क लाइट क्यों होता है, क्योंकि कंडेंसेशन में डिफरेंस है। जहां पर कंडेंसेशन सबसे ज्यादा होगा वो एकदम डार्क रीजन नजर आता है। तो दिस डार्कली स्टेन्ड रीजन, हाईली कंडेंस्ड रीजन इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन। ऑलराइट, वेरस ये जो लाइटली स्टेन्ड रीजन है, ये लाइट ज्यादा कंडेंस नहीं है, लेस कंडेंस्ड रीजन है, दिस इज नोन एज यूक्रोमैटिन। ओके, जितने भी हमारे कोडिंग रीजन्स, कोडिंग जीन्स, या आप कह सकते हैं जो भी वर्किंग रीजन है इस क्रोमोसोम का, वो पूरा यूक्रोमैटिन या लेस कंडेंस्ड रीजन है। हेट्रोक्रोमैटिन या हाईली कंडेंस्ड रीजन जो होता है उसमें कोडिंग जीन्स प्रेजेंट मोस्टली नहीं होते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन दिखता है। सो दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर क्रोमोसोम में दो आपको दिखेंगे, ये इन्हीं कहा जाता है क्रोमैटिड्स। दिस इज द सिंगल क्रोमैटिड एंड दिस इज द सेकेंड क्रोमैटिड, एंड ये जुड़े कहाँ से हैं, सेंट्रोमियर के थ्रू। तो सेंट्रोमियर जो, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स। ऑलराइट, इसके अलावा सेंट्रोमियर के आसपास, मतलब यहीं पर सेंट्रोमियर के रीजन में ही कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स का इंपॉर्टेंस आता है सेल डिवीजन के टाइम पर। सेल डिवीजन के टाइम पर आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, उनका अटैचमेंट होता है टू द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पे उनका अटैचमेंट जो होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स की वजह से ही स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट इजीली हो पाता है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं, पी आर्म, क्यू आर्म, ठीक है। ये सेंट्रोमियर के ऊपर वाला पी आर्म होता है, सेंट्रोमियर के नीचे वाला क्यू आर्म होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स जो है वो चार टाइप्स के हो सकते हैं कि सेंट्रोमियर कहाँ पर प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग चार टाइप के क्रोमोसोम होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, फर्स्ट लेट्स सी मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स सेंटर, एकदम मिडिल। जब किसी क्रोमोसोम, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसके जो दोनों आर्म्स है, पी एंड क्यू आर्म, दोनों इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को कहा जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, लेट सेकंड इज द सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर किसी एक साइड पर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, वी गेट अ शॉर्ट आर्म एंड अ लॉन्ग आर्म। आप देख सकते हैं एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, तो इस क्रोमोसोम को कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर और थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से यू गेट अ वेरी शॉर्ट आर्म एंड अ वेरी लॉन्ग आर्म। Okay, so that is known as acrocentric chromosome. And last but not the least is the telocentric chromosome. Telocentric means जो क्रोमोसोम है वो एकदम टर्मिनल पर चला गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही आर्म में नजर आ रहा है। ओके, सिर्फ एक ही बड़ा सा आर्म नजर आ रहा है। दैट इज नोन एज द telocentric chromosome. These are the mainly four types of chromosome based on the position of centromere. उसके अलावा अगर आप ये एक इमेज देखें तो ये क्रोमोसोम जो है वो मेनली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा रहा है, विच इज नोन एज सैटेलाइट। तो कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, बट इन दोज क्रोमोसोम्स वन मोर कंस्ट्रिक्शन इज सीन विच इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन से जो रीजन बनता है उसे कहा जाता है सैटेलाइट रीजन और सैटेलाइट डीएनए। ये टर्मिनल पर होता है, एकदम टर्मिनल एंड जो होता है यहाँ पर ये नजर आता है। सो दैट इज नोन एज द सैटेलाइट रीजन। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फन फैक्ट लेके आई हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स अराउंड 6 feet of DNA which is tightly packed organized with proteins. Yes, हर सेल में 6 feet लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी आपने देखा, आप मुझे कहेंगे कि सेल तो कितना छोटा है, और सेल तो छोटा ही है, उसके साथ में उसमें न्यूक्लियस जो है वो तो और ही छोटा है। आई थिंक इट्स इन माइक्रोमीटर्स, राइट? यू नो दैट माइक्रोमीटर्स में इनका साइज होता है। तो 6 feet लॉन्ग डीएनए कैसे इसमें पैक हो सकता है? बट यस, होता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैजिक कैसे होता है वो आप इस इमेज के जरिए हम समझते हैं। ओके, ये इमेज हमने अभी पीछे भी थोड़े टाइम पहले देखी थी कि डीएनए जो है उसमें कुछ हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था आगे, एंड वो क्रोमैटिन बन गया, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि ये 6 feet लॉन्ग डीएनए कैसे इसमें सेट हो जाता है, उसका आंसर है पैकेजिंग ऑफ डीएनए या फोल्डिंग ऑफ डीएनए। ये एक प्रोसेस होता है जो कि सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर होता है, कंडेंसेशन के टाइम पर होता है। ये कैसे होता है? हमने देखा था कि डीएनए जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है क्रोमैटिन में विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स ही रीजन है जिसकी वजह से कॉइलिंग की वजह से इसका पैकेजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक थ्रेड लेंगे, उसे पूरा लॉन्ग पकड़िए, ठीक है, वो कितना रीजन ले रहा है आप उसे मेजर कर लीजिए, और वह सेम थ्रेड को, सेम लेंथ के थ्रेड को थोड़ा कॉइलिंग करिए, लूपिंग करिए आपके हैंड के ऊपर। ठीक है, एंड अब उसका लेंथ देखिए वो कितना ले रहा है। कम रीजन में आपका उतना ही लेंथ का थ्रेड कम रीजन में ऑक्यूपाई हो जाएगा। सो दैट इज द मैजिक ऑफ कॉइलिंग। वही चीज हमारे बॉडी में हर एक सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर नेचुरली होती है। लेकिन अब ये कॉइलिंग किस पे होती है? तो ये कॉइलिंग में हेल्प करते सर्टेन प्रोटीन्स विच आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, इस तरह से लूपिंग होता है डीएनए का। आगे जाके सी दोबारा लूपिंग हो रहा है, लूपिंग हो रहा है, ऐसे लूपिंग करके ये लूपिंग होता है। एंड देन ये जो लूप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोबारा लूप होते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोबारा इसका अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोमल अरेंजमेंट दोबारा होता है, इस तरह से इसका लूपिंग लूपिंग फर्दर होके क्रोमैटिन फाइबर बनता है, एंड वही फर्दर आगे और लूपिंग करता है। इसी तरह जैसे ये लूपिंग हो रहा है, कॉइलिंग हो रहा है, वैसे ही आगे जाके क्रोमोसोम बनने में भी वही कॉइलिंग और ज्यादा होगा, एंड वो एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है डीएनए, राइट? एंड देन ये जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होके ये इस न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। सो दैट इज दिस फोल्डिंग या पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज द रीजन
जिसकी वजह से 6 फीट लॉन्ग डीएनए भी छोटे से सर्टन माइक्रोमीटर्स के साइज के न्यूक्लियस में सेट आराम से हो जाता है। ओके, आई होप आपको आज का ये फन फैक्ट पसंद आया होगा। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो फटाफट उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है, या स्टडी रिलेटेड कहो या कोई भी नॉलेज कहो, जो बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप इसे बांटेंगे तो ऑब्वियसली आपका भी बढ़ेगा ही। Okay, so don't forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for more such videos. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.